अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीलियों के बायस इंसानी सेहत पर बेहद मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में शहर लाहौर दूसरे नंबर पर और शहर कराची तीसरे नंबर पर आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोग नए अक़साम के अमराज, वायरल और मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा और वो तमाम तर इदारे जो इसकी बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन में अपना रोल अदा कर सकते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे, मेडिकल एक्सपर्ट से भी जानेंगे और साथ ही मौसम सरमा की आमद के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स की मार्केट में उनकी क्या वैल्यू चल रही है, किस हद तक ये इंसानों के लिए मौसम सरमा में एक बेहतर सेहत के लिए जरूरी है। इन तमाम मौजुआत का अहाता करेंगे आज प्रोग्राम आवाज में। पाकिस्तान में बदलते हुए मौसम के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची की अगर सिर्फ बात की जाए तो पूरी दुनिया के तीसरे नंबर के आलूदा शहर में इसका शुमार होने लगा और लाहौर दूसरे नंबर पे, जबकि इंडिया का शहर दिल्ली पहले नंबर पर है। पाकिस्तान के दोनों बड़े सिटीज़ लाहौर और कराची में जहां पर आलूदगी भी बढ़ रही है, वहीं महकमा मौसमियात हो या दीगर प्राइवेट वो तमाम तर लोग जो मौसमियाती तब्दीलियों की अपडेट्स आवाम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं, इस पे भी बात होगी। साथ ही आपको ये बताएंगे कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिसने अपने शौक को आवाम की भलाई के लिए एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया और अब पाक वेदर के नाम से पूरी एक एंटिटी बन चुकी है और पूरे पाकिस्तान में वेदर अपडेट्स दे रहे हैं। उवैस हैदर, CEO पाक वेदर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उवैस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप उवैस साहब एक नौजवान इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। पाक वेदर जो है वो बड़ा मशहूर व मारूफ हुआ सोशल मीडिया से, स्पेशली तकरीबन 4 लाख के करीब अफराद जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो गए। और कराची एक बड़ा शहर है जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का वेदर भी अलहदा, वहाँ की अगर बारिश होती है तो उसके मिलीमीटर की रेंज भी अलहदा। तो किस तरीके से आपने पाक वेदर को इस्टेब्लिश किया? देखिए, बाय प्रोफेशन तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, लेकिन पैशन को देखते हुए वेदर और क्लाइमेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। क्योंकि एक ज़माना था कि वेदर की प्रेडिक्शन होती थी PTV पे और हम लोग ये सुनते थे कि बारिश की पेशन गोई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश नहीं होती थी। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से वर्किंग स्टार्ट की। फिर तौसीफ़ आलम साहब उस वक्त चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट थे PMD के, फिर इसके अलावा सरदार सरफराज साहब अभी मौजूद हैं, उनसे भी हम काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहते हैं। इसके अलावा फिर हमने अपने दोस्त और मेंबर्स के साथ मिलते हुए जो कि इस शौक़ से ये शौक़ रखते थे, तो उनके साथ मिलके एक नेटवर्क का आगाज़ किया। पहले एक रेन गेज परचेज़ किया, उसको लगाया। उसके अलावा फिर हमने नोट करना शुरू किया कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रेन की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो हमने फिर मल्टीपल रेन गेजेस लेना शुरू किए। फिर वेदर स्टेशन तक ये बात पहुँची, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमने लगाना शुरू किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे कराची शहर में बहरिया टाउन से लेके गुलशन हदीद से लेके गुलशन इकबाल और तकरीबन नॉर्थ कराची सुरजानी में हमारे वेदर स्टेशन इंस्टॉल हो चुके हैं और डेटा काफ़ी हद तक आवाम तक पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो ये वेदर स्टेशन आपके दीगर शहरों में भी हैं? पूरे पाकिस्तान में हमारे रेन गेजेस तकरीबन 100+ जगहों पे इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें मुल्तान भी है, लाहौर भी है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, तकरीबन काफ़ी सारे रीजन को हम कवर कर रहे हैं। रेनफॉल का डेटा हमारे पास रेगुलरली आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा रेन में वेरिएशन हमें रिकॉर्ड हो रही होती है हमारे पास। ठीक है, हम भी जहाँ पे नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर एक पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक एक सिस्टम है और ये वेदर स्टेशन ही कहलाएगा? बिल्कुल, ये वेदर स्टेशन है। 7 से 8 पैरामीटर्स की हमें बताता है, जिसमें रेन की मेजरमेंट, रेन रेट हमें बता रहा होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके अलावा जो है आपने वो उस पर गूगल वगैरह पे आप देखते होंगे कि इस वक्त टेम्परेचर कुछ हो रहा है लेकिन हमें वो कुछ और फील हो रहा है, तो हीट इंडेक्स भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। साथ में बता सकते हैं ये इसके बारे में बताएं कि ये डिवाइस क्या है, ये पाकिस्तान में बनी है, आपने कहीं से इम्पोर्ट की है या बीइंग एन इंजीनियर आप लोगों ने खुद इसको मिला के बनाया, कंपाइल किया है, और क्या क्या इससे डेटा मिल रहा है? देखिए, बेसिकली तो हमने इंपोर्ट किया है और आपको पता है कि अब इसकी कॉस्ट मज़ीद बढ़ती जा रही, तो कॉस्ट को मैनेज करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि इसमें रेन गेज के अलावा विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड भी हमें बता रहा होता है और साथ में इसी तरह का ये तमाम माइक्रो बेस्ड डेटा हम पूरे शहर से आवाम तक प्रोवाइड। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, इसमें मल्टीपल सेंसर लगे हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये रेन कैमरे की आंख से भी हम नाजरीन को दिखा। जी बिल्कुल, ये रेन
रेन मेजरमेंट के लिए काम करता है, रेन का रेट भी बता रहा होता है, साथ में ये विंड वैंड इसको, ये विंड की डायरेक्शन हमें बता रहा होता है, विंड मेजरमेंट यहाँ से हो रही होती है। इसी में टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगी है, ह्यूमिडिटी सेंसिंग डिवाइस, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हमें तमाम डेटा एक कंसोल डेटा हमारे पास आ जाता है। जी बिल्कुल, बेसिक डेटा हमारे पास एक्यूरेट और रियल टाइम ऑनलाइन अवेलेबल भी होता है डेटा। मुझे ये बताएं, कराची को अगर हम मद्देनज़र रखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में जी कुछ टेम्परेचर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ ह्यूमिडिटी है, तीसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो दूसरे क्वालिटी इंडेक्स आ रहे हैं। तो ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है, आपने पिछले 10 सालों में क्या नोट किया, क्या इसके पीछे वजूहात हैं? देखिए, इसके पीछे वजूहात जो है वो अर्बनाइजेशन है कि अपना हमने कराची शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के टेम्परेचर बढ़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे हीट इंडेक्स इतना ज़्यादा गर्मियों में बढ़ जाता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होती है और लोग जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन इतनी हो गई, दरख्त हमने जगह जगह जो लगे थे उसको काटना शुरू कर दिया है, और इवन के जो रोड साइड पर दरख्त हमें दिखते थे अब वो नहीं दिख रहे, चाहे वो प्रोजेक्ट की सूरत में हमें नहीं दिख रहे या मुख्तलिफ वजूहात हों, लेकिन डिफॉरेस्टेशन हमने इतनी ज़्यादा कर दी कि टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा अगर हम ओपन एरियाज़ के टेम्परेचर अगर सर्दियों में मेजर करते हैं तो वो हमें 4 डिग्री सेल्सियस तक, 3 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप होता हुआ दिखता है, लेकिन वही टेम्परेचर सिटी एरियाज़ में जो है 10 to 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता। तो बिल्कुल ये कॉन्क्रीट का जंगल हमने कराची शहर को बना दिया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे गर्मियों में एक्सट्रीम तक चले जाते हैं और विंटर में जो है सर्दियाँ हमें महसूस नहीं होती। अच्छा, अब चूंकि आप सब लड़के हैं, कराची के नौजवान हैं, आपका ये पूरा आइडिया था, 10 साल से आप इसे मैनेज कर रहे हैं, और लगभग अगर से मैं कराची की बात करूं 16 के करीब आपके स्टेशन हैं, और अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं तो उस हिसाब से कोई आज की तारीख में 40 लाख रुपए तो सिर्फ कराची में आप लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। तो पीछे किसने आपको फाइनेंस किया? खुद अपनी पॉकेट से ये चीज़ें की हैं, कंट्रीब्यूट किया है, कोई स्पॉन्सर है, डोनर है, कैसे चला रहे हैं आप ये? देखिए, फ़िलहाल तो स्पॉन्सरशिप तो बिल्कुल नहीं और कोई फंडिंग भी नहीं है। ये सब जो है हम अपने पॉकेट मनी को कलेक्ट करते हुए तमाम स्टेशन एक एक जगह लगा रहे होते हैं, इसलिए हमें टाइम भी लग जाता है, एक साथ हम इंस्टॉल नहीं कर सके, इसलिए जो है हमने 2 से 3 साल में ये तमाम स्टेशन कराची शहर में इंस्टॉल किए हैं। तो ऑफ कोर्स कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, कोई फंडिंग। बड़ा मेरा बेसिक सवाल है कि जी महकमा मौसमियात अक्सर प्रेडिक्ट करता है और लोगों को बिल्कुल उसके बरक्स मिलता है नतीजा, यानी वो कह रहे हैं जी बारिश होगी तो नहीं हो रही होती। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि आप लोग भी एक तरफ एक काम कर रहे हैं, महकमा मौसमियात एक सरकारी इदारे के तौर पे काम कर रहा है, या तो आपस में अलाइन हो जाएं, या आपके डेटा और फैक्ट्स अगर ज़्यादा वैलिड हैं तो वो आप लोगों से कलेक्ट कर लें, और उनके पास अगर फंड्स हैं तो वो आपको इसमें सपोर्ट कर दें? देखिए, बेसिकली पीएमडी जो है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोग जो है एक आप कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा रहता है उनके दरमियान और हमारा। लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम 15 डेज़ का वेदर प्रोवाइड करते हैं, और हम जो है ओवरऑल जो है मानसून के हवाले से भी पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि ये मानसून अच्छा जाने वाला है या इस मानसून में कम बारिश होंगी। और पीएमडी ज़ाहिर है वो अपने पैरामीटर्स को देखते हुए, उनके अपने SOPs हैं उसको देखते हुए वो मिनिमम 3 डेज़ की वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, जो कि वो उनके पास रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज ज़रूर हैं लेकिन वो बाउंड हैं। अच्छा। वो पहले से पेशन गोई नहीं कर सकते, 3 दिन एटलीस्ट वो लेते हैं, 3 दिन की फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो डिफरेंट मॉडल्स को देखते हुए इंटरनेशनल। अभी पूरे दिसंबर की क्या फोरकास्ट है आपके पास? स्पेशली आप कराची के बारे में पूछ रहे हैं जी। कराची में विंटर्स जो हैं वो इस साल जो है वो पिछले साल के मुकाबले में हमें कम महसूस होंगे, जबकि बारिशें एक आध स्पेल हमें देखने को मिल सकता है विंटर सीजन में हमें। सही। अच्छा, यहाँ से जो अब डेटा कलेक्ट होकर कहीं जा रहा है वो जगह हमें दिखा सकते हैं? कोई कंसोल पैनल है, सिस्टम है, क्या चीज़ है वो? जी बिल्कुल, वेदर स्टेशन का डेटा हमारे पास कंसोल पे आ रहा है और वो कंसोल जो है वाईफाई से कनेक्ट है। इसी तरह ये तमाम डेटा पूरी दुनिया भर में और हमारी स्पेशली वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो आइए नाज़रीन, आपको वो भी दिखाते हैं कि बड़ी महारत के साथ, दिलजमी के साथ, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के तौर पे अपने पैशन को सामने रखते हुए 10 साल की इनकी मेहनत है। सबसे ज़्यादा जो भला हो रहा है वो कराची के रहने वालों का हो रहा है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वेदर अपडेट्स मिलती हैं, प्रेडिक्शंस भी मिलती हैं, आगे की फोरकास्ट भी मिलती है। कैसे कंसोल हो रहा है डेटा वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, जहां अब ये डेटा कंसोल हो रहा है, जो डिवाइसेस यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरीके से बहुत स्मार्ट सिस्टम के तहत ओवैस ने कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप्स के ज़रिए, और यहाँ पर जो इसके आउटपुट्स आ रहे हैं, तो ओवैस से मज़ीद जान देते हैं। ओवैस बताएं कि ये डिवाइसेस जो हैं इस पर वो सेंसर्स की मदद से डेटा आ रहा है।
जी बिल्कुल, ये डिवाइस हमारा जो वेदर स्टेशन है वो इस कंसोल के थ्रू कनेक्टेड है और ये कंसोल जो है ऑनलाइन हमारे वाईफाई के साथ कनेक्ट है, जिसके थ्रू डेटा ऑनलाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है पूरी दुनिया में। और ये पूरा कराची का नेटवर्क हमारी स्क्रीन पे इस वक्त विजिबल है। पहले हम वो पाक वेदर जो आपकी वेबसाइट है pakweather.com इसकी बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको नीचे भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो सारे स्टेशन शो हो रहे हैं मैप पे, ये आपके स्टेशन हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एयर क्वालिटी डिवाइसेस भी हैं जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लगाई हुई लिंक्डइन के साथ, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे एयर क्वालिटी का रियल टाइम डेटा 20 डिवाइसेस का वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा वेदर स्टेशन का तो अगर मैं एयर क्वालिटी कराची की बात करूं तो इस वक्त वैसे ही मजमूई तौर पे पूरे साल में क्या एवरेज है? और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि कराची तीसरे नंबर पे पॉल्यूशन के लेवल में? बिल्कुल, कराची इंडस्ट्रियल हब है। इसके अलावा यहाँ पे बेतहाशा ट्रैफिक, गर्द गुब्बार, तमाम जो हैं PM पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं 2.5 और PM10 के पार्टिकुलेट मैटर्स जो है हम मेजर कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स कराची जो है वो कभी नंबर 1 पे होता है, कभी लाहौर नंबर 1 पे होता है। तो इसका डेटा हमारे पास हर वक्त जो अवेलेबल होता है। सबसे अच्छी बात कराची के लिए समंदर ये हमारे जो है किसी नेमत से कम नहीं होती। तो लेकिन ये गर्मियों के सीज़न में तो काफ़ी अच्छी एयर क्वालिटी रहती है कराची की, लेकिन सर्दियों में उसके बरक्स होता है। कराची की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि सी ब्रीज जो है वो कट ऑफ हो जाती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से जो है वो काफ़ी काम विंड्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे सिटी में, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इमिशन हो रहा हो गैसेस का, हैज़र्डियस गैसेस का, या हमारी जो व्हीकल्स हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट कर रही होती हैं, तो वो तमाम गैसेस जो हैं वो सिटी में सस्टेन कर जाती है। और अगर धुंध की सिचुएशन हो, फॉग की सिचुएशन हो, तो ये तमाम पॉल्यूटेंट्स स्मोक की सूरत में फॉग के साथ मिलकर जो है वो स्मोक की शक्ल इख्तियार कर। तो ये बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है और इसके ज़रिए एटलीस्ट नाजरीन हमें ये समझ में आता है और ये बात मालूम पड़ती है कि कराची को अगर मद्देनज़र रखें या पाकिस्तान के दीगर शहरों को भी, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना ख़राब हो चुका है और मज़ीद होता जा रहा है। आने वाले दिनों की जो भी फॉरकास्ट हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉल्यूशन की वजह से इंसानी सेहत कितनी मुतासर हो रही है, कितनी अक़साम की नई बीमारियां, वबाई अमराज फैलते जा रहे हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरीके से हमने आपको आज के ही प्रोग्राम में ये बताया कि मौसम बदल रहा है तो उसके जो इफेक्ट्स हैं इंसानी सेहत पे सबसे ज्यादा ये पड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इस बदलते हुए मौसम के साथ बीमारियां तो वही हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में इतना इजाफा हो गया कि ये बुखार जो अब लोगों को चढ़ रहा है या जो वायरल फैला हुआ है सही होने का नाम नहीं ले रहा। जिन लोगों को खांसी लगी है तो फीवर उतरने के बावजूद अभी तक खांसी ठीक नहीं हो रही, और बच्चों के मामले में मेडिसिन का चाहे पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर उनकी ट्रीटमेंट का तरीकाकार हो, तो क्या ये सब चीजें सही मायनों में चल रही हैं या नहीं चल रही? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के मायानाज एक मेडिकल पर्सनैलिटी भी हैं और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे भी हम इन्हें देखते रहते हैं। डॉक्टर आतिफ मंसूर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, एस्थेटिक कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, जैसे ये वेदर आता है और ये सीजन आता है, स्पेशली नवंबर का जो एंड ऑफ द वीक है, ये जो लास्ट 10 डेज है नवंबर के, और फिर एक सर्दियां तो शुरू हो रही होती हैं, लेकिन बड़ी बीमारियां लोगों को मुतासिर करती हैं। क्या वजह है? इस सीजन का ये कमाल है या फिर हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि लोग अब मुतासिर होना ज्यादा शुरू हो गए? देखिए, बिल्कुल आपने दोनों बातें की हैं, दोनों की हकीकत बिल्कुल सही है। जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है, चाहे वो सर्दी से गर्मी है या गर्मी से सर्दी है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे होते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर आप जैसे बताया कि नज़ला, खांसी, बुखार, वायरल फैल जाता है। गर्मियाँ जब आती हैं तो डायरिया ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और पोल्यूशन तो है ही, आपको पता है, फ्रेश एयर तो हम लोगों को मिल ही नहीं रही है। हमारे जो जगहों पे ग्राउंड्स वगैरह कम हो गए हैं, बच्चों खेलने में भी कम जाते हैं, ज़्यादातर पोल्यूटेड हर जगह है, तो वायरस तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और अब बच्चे नज़ला, खांसी, बुखार, फिर वायरस की प्रॉब्लम ये होती है, अगर एक घर में किसी को हो जाए तो फिर वो सबको हो जाता है, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर पाते। जैसे जैसे हमें जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो हम ले नहीं सकते। सही। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, एक बच्चा अगर बीमार होता है तो पूरी फैमिली पर उसमें बीमारी में आ जाती है। मैं थोड़ा सा लाहौर और पंजाब की भी बात करना चाहूँगा। स्मोक वहाँ पे बहुत इस वक्त जो है ना इफेक्ट कर रहा है,
और अब तो खैर ये भी प्लान हो रहा है कि वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के जरिए कंट्रोल किया जाए। व्हाट डू यू थिंक एज एन एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि आंखों की भी इससे शायद बीमारियां होती हैं? ये तो मतलब पूरा ईएनटी की पूरा आप बताएं, बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे, उनकी तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है, और बड़ों के लिए भी नुकसानदेह। स्मोक अच्छी चीज़ तो है ही नहीं, तो हमें देखें इस पर काम करना पड़ेगा। ये एक दिन में सही नहीं होगी, और ये हमेशा हम फेस कर रहे हैं। लाहौर जैसे आप बात करें, वो तो नंबर 1 पे आके दुनिया में, और कराची भी हमारा टॉप 5 में ही है, नहीं 3 में वही मैंने कहा, तो उसमें आ जाता है। तो हमें देखें बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स। अच्छा, हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो ह्यूमिडिफायर एक घर में रख लें। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, या जो छोटे हैं जो नाक से सांस लेते हैं, तो अक्सर उनको कंप्लेन आती है कि जी नाक बंद है, वो खर कर की आवाज़ आ रही है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि मेडिसिन, छोटे बच्चे को खांसी का शरबत ऐसे देने की ज़रूरत नहीं होती। उनको फिर हम समझाते हैं कि नाक में कतरे आप डालें, नाक बंद होगी, या डॉक्टर को दिखाएं। बड़ी हैरानगी होती है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं लेकिन इतने छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे के जो शानदा पिला देते हैं, और वो हजम भी नहीं होता उनको, और डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो टोटके हैं, तो मैं कहता हूँ बच्चों पे आप उसको ट्राई नहीं करें। कुछ चीज़ें हैं जैसे आप उसको खाने पे अच्छा रख सकते हैं, आप उसको जब सर्दी है आप सूप दें, सूप बहुत अच्छा होता है। आप शहद दें, शहद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डिपेंड करता है वो बच्चा कितना बड़ा है, वो स्वॉलो कर सकता है शहद अच्छे तरीके से, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सर्दियों में, सॉरी एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, सर्दियों में ना लोग जब बैठते हैं ना, दादा नानी दादी, तो वो अखरोट और वो जो आपके ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, तो उसमें हम बच्चों समझाते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको चौक हो जाता है, सही ना, तो वो अखरोट और ये जो ऐसी चीज़ें हैं इसका ख्याल करें, क्योंकि वो मोहब्बत में दे देते हैं और वो चौक फिर हमें कभी कभार मिलते हैं, ऐसी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बड़ा एक रिवाज बन गया है बाहर के खाने खाना, और बाहर के तमाम खानों में तली हुई चीज़ें बहुत हैं। अब ये सीज़न भी आ रहा है तो लोगों को बड़ा एक दिल चाहता है भाई शामें सर्द हैं तो मछली भी हो, तो ये भी फ्राइड आइटम हो, तो चरगे भी हों। तो अब बाहर जो तेल और घी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अमूमी तौर पे जिन लोगों के चीज़ें सही नहीं हो रही, चाहे कफ है, नज़ला है, व्हाटएवर, उसके पीछे बिहाइंड द सीन रीजन यही है कि उन्होंने बाहर की तली हुई चीज़ें बहुत खाई हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मौसम चेंज होता है, खाने को दिल चाहता है, सर्दियों में ज़्यादा खाने को मज़ा आ रहा होता है। और प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जो बाहर के खाने, हम कोशिश करते हैं लोगों को समझाएं कि आपको नहीं पता वो कौन सा उन्होंने तेल इस्तेमाल किया। घी आपके प्रोग्राम से काफ़ी देखते हैं हम लोग कि जो जब आप जाते हो जगहों पे देखते हो बासी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और पता नहीं क्या क्या हालात होते हैं, कोई हाइजीन का ख्याल नहीं होता। आप मछली खाएं, मछली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सर्दियों में बच्चों को भी खिलाएं, उसमें सारी प्रोटीन है और सबसे बेस्ट आप उसको दे सकते हैं। एक बैलेंस डाइट आप बनाएं, कोशिश करें घर में सारी चीज़ें दें। आप सब कुछ घर में लेके आएं, आजकल तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सब कुछ मिलता है। आप जो भी चीज़ दें अपने घर में अपने सामने दें। जब आप सब्जी भी लेके आते हैं उसको अच्छी तरह धोएं, फल लेके आए उसको अच्छी तरह धोएं। आपको नहीं पता वो बाहर कब से पड़ा हुआ है, उसमें कितने जर्म्स लगे हुए, तो अच्छी तरीके से जो भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल हैं उसको धोएं और घर में अपने सामने पकाएं। चाहे मछली हो, चाहे चिकन हो, चाहे मीट हो, चाहे बीफ हो, सब कुछ आप घर में बनाएं। और बच्चों में अगर बच्चे नहीं खा रहे, थोड़ा आप उसको डिफरेंट शेप के साथ बना के दे सकते हैं। और एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है जो हम लोग नहीं खाते। हम तो सब्जी को भी इतना पका देते हैं कि उसमें सारे न्यूट्रिशन मर जाते हैं। तो हमें हम जो खा रहे हैं वो हमने जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, हम बीमारियां बढ़ा रहे हैं, हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले ही नहीं रहे। जो हमें एक प्रॉपर एक दिन में न्यूट्रिशनल चाहिए वैल्यूज, वो हम ले ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं कराची की आलूदगी, आबो हवा को मद्देनजर रखते हुए लोग अपने तौर पे तो एहतियात करें ही करें, क्या आने वाले दिनों में मजीद इस किस्म के फीवर्स, वायरल्स ये सब हम फेस करते रहेंगे हर महीने, हर सीजन में? देखें, ये तो जो आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे, क्योंकि वायरसेस तो आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अब अवेयरनेस भी आ गई, लोगों को पता भी चल गया कि हाँ यार ये वायरल फ्लू है ना। पहले तो पता ही नहीं होता था, कोई मेडिसिन लेते भी नहीं थे लोग, और वो इतना ख्याल नहीं करते थे। अब हर चीज़ का पता है, सोशल मीडिया के थ्रू हर सबको पता चल जाता है कि यार ये ऐसे है और ऐसे। लेकिन मैं सबसे कहता हूँ कि गूगलाइटिस ना बने, हर चीज़ गूगल पे सर्च करके ना अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया करें। अच्छा, आपने वर्ड यूज़ किया गूगलाइटिस। क्योंकि आपको प्रॉब्लम आती है कभी कभार, एक मामूली सी चीज़ का वो इतना बड़ा समझ जाते हैं, और कभी कभार एक जो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसको नॉर्मल ले रहे होते हैं। तो आई वांट कि यार पेरेंट्स बच्चों के मामले में खुद ना डॉक्टर बने, और स्पेशली बच्चों के डॉक्टर के पास जाएँ। वायरस से देखिए, आप कहते हैं वैक्सीनेशन पूरी लगा रहे हैं, जब आप देख रहे हैं ऐसा सीजन आ रहा है तो फ्लू वैक्सीन अवेलेबल होती है मार्केट में। नमूनिया बड़ा आम है ना बच्चों के अंदर। बिल्कुल, नमूनिया भी है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल होती है। आप देखें API में वैक्सीनेशन शामिल है, और नमूनिया की 5,500 की वैक्सीन है प्राइवेट, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रही है। सही है, तो आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन पे ज़रूर दें, API वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं।
प्लस जो उसके अलावा वैक्सीन है, जैसे सर्दियाँ जब स्टार्ट हो रही होती हैं तो फ्लू वैक्सीन अवेलेबल होती है, तो वो आप अपने बच्चों को और बड़ों को ज़रूर लगवाएं ताकि वो एटलीस्ट इससे बच सकें। बच्चों वाली जो फैमिलीज होती हैं, मतलब बच्चे इस तरीके से कि जी एक 5 साल का है, छोटा भाई 3 साल का है, फिर एक बहन है, तो अब ये सब बच्चों वाली फैमिली है, इसमें क्या वालिदैन को कोई उनका रूटीन चेकअप करवाना चाहिए? क्योंकि डायग्नोस्टिक से बिल्कुल रुझान हटा लिया है वालिदैन ने, जब तक डॉक्टर नहीं लिख के देगा ना वो टेस्ट करवाएंगे ना कुछ करवाएंगे। जैसे हम लोग बता दें, जब बच्चा पैदा होता है या उसके बाद जॉन्डिस का टेस्ट वो करते हैं, बताते हैं, और थायराइड का और ब्लड ग्रुप होता है, उसके बाद फिर हम कहते हैं 1 साल पे कम से कम आप विटामिन डी, आयरन का टेस्ट जरूर करवा लें। CBC हीमोग्लोबिन, हमें पता चले बच्चा कोई आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो नहीं है, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आयरन हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो वो फिर आजकल विटामिन डी भी बहुत कॉमन हमारे पास आ रहा है, तो हम पेरेंट्स को फिर बुला के उनको कहते हैं कि एटलीस्ट ये आप टेस्ट करवा लें, हम देख लेंगे इसमें कमी तो नहीं है। अगर क्योंकि 90% कमी आ रही है, आप और मैं भी टेस्ट करेंगे तो हमारे भी विटामिन डी कम आएगा। तो बच्चों में भी आ रहा होता है, मदर्स में तो आ रहा होता है, आयरन की कमी आ रही होती है, तो हम एटलीस्ट जहाँ ज़रूरत है वहाँ टेस्ट करवाएं, जहाँ नहीं है तो हम नहीं कराते। जैसे अगर बुखार बहुत ज़्यादा है और नहीं सही हो रहा तो फिर मैं कहूँगा यार एक CBC करा लो, मैं देख लूँ उसमें आया वो वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम टेस्ट करवा लेते हैं। और बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ पे जो 50% डिस्काउंट भी दे रही होती हैं लाइक डॉक्टर्स को, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको भेज कहीं से टेस्ट भी करवा रहे हैं तो कम से कम उनको ऐसा लोड ना पड़े जेब पे, तो 50% 40% डिस्काउंट हम लोग करा देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम आवाज़ के सेगमेंट में हमने जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में ही लोगों को जिस वायरस का या वायरल के वो शिकार हैं, उससे बेहतरी की तरफ तो उन्होंने बढ़ना है, लेकिन खुद अपने तौर पे एहतियात रखनी है। और डॉक्टर साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि अपने रूटीन पे तवज्जो देनी है कि हमने अपना लाइफ रूटीन क्या बना लिया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बताते हैं कि इस सीजन में ड्राई फ्रूट्स क्या कमाल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में उनकी क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्यों सोने के दाम मिल रहे हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त मौजूद है कराची का इलाका है वाटर पम्प मार्केट, और ड्राई फ्रूट्स की इस वक्त डिमांड में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि ये मौसम भी इसी तरीके का मौसम सरमा का आगाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं कि ड्राई फ्रूट की इस मौसम में बड़ी नीड होती है, तो फैमिली के लिए इंसान खरीदता है, लेता है, लेकिन रेट्स को जब देखते हैं तो कैसा लग रहा है आपको कि रेट जो है वो पिछले सालों वाला ही है या बहुत बढ़ गया? नहीं जनाब, रेट काफ़ी बढ़ गया है और मेरा ख्याल से इंसान मूंगफली सिर्फ खा सकता है, वही पोश में, वो भी गालबन 700 रुपये किलो है ना, मगर और चिलगोज़ा की अगर आप बात करें, चिलगोज़ा 16,000 रुपये किलो है, आप मालूम कर सकते हैं। तो मुमकिन नहीं इंसान रोटी खाने वाली बात है, ड्राई फ्रूट कौन खाएगा भाई इस महंगाई में, बहुत मुश्किल है। नाजरीन, ये भी आपको बताते हैं कि इस वक्त ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, मार्केट में उनकी क्या कीमत है। अंकल से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, दुकान सजी हुई है, नया सामान नया माल आ गया है, तो ज़रा नाजरीन के लिए बता दें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ड्राई फ्रूट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सारी है, मगर इतना टाइम नहीं है, अभी बता नहीं सकते हम। क्यों टाइम क्यों नहीं है आपके पास? हाँ, खड़े में पीछे आगे एक गाहक नहीं है दुकान पे मेरे अलावा। कौन है भाई गाहक? इधर आओ पहले, आप बताएं इधर, ताकि आप लोगों को तो पता लगे ना ड्राई फ्रूट में क्या क्या चीजें आई हैं। सारी चीजें है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, कितनी आइटम में गिनाऊंगा। क्या किलो आया हुआ है, जरा लोगों को रेट्स भी तो पता लगे। जब पूछेंगे तो बताएंगे। काजू का बताएं क्या किलो है? काजू 900 रुपये पाव है, 3600 रुपये किलो है। 3600 रुपए किलो। इसमें कोई क्वालिटी भी है काजू की? 3-4 क्वालिटी आती है। अच्छा, सबसे महंगा और सबसे बेस्ट काजू कितने का जो है? मेरे पास यही है। अच्छा, और उसके अलावा अखरोट की अगर बात करें? अखरोट 800 रुपये किलो है। अच्छा, और कहते हैं एक अखरोट छिला हुआ आता है, एक बड़े साइज में आता है। छिला हुआ जो होता है वो 700 रुपये पाव होता है, 2800 रुपये किलो। 2800 रुपए किलो है। अच्छा, बादाम का भी बताइए। बादाम 2600 रुपये किलो। सर्दी में लोग ज्यादा क्या आइटम खरीदना पसंद करते हैं? यही है, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, यही चीज़ है। ये जो देसी मुर्गियों का सिलसिला है आपको आम सीजन में तो दिखाई देता ही है, लेकिन मौसम सरमा में इसका चाहे सूप हो गया या इस देसी मुर्गी के बारे में अगर ये कहा जाए कि इसकी जो कढ़ाई है वो भी बड़ी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि मौसम सरमा में इसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो इनके जो यहाँ पे व्यापार हैं, दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े खूबसूरत अंदाज में ये मुर्गियों को तैयार कर रहे हैं। हाँ ये भाई क्या किलो चल रही है भाईजान देसी मुर्गी? हाँ, 950। 950 रुपए किलो चल रही है। अच्छा, अब मैं जैसे एक बंदा कोई मुर्गी लेने आता है तो किलो की तो नहीं होगी, बड़ी वजनी होती हैं।
होती है आधी किलो की भी? आधा किलो की भी होती है, आधा किलो की भी? हाँ जी जी। यानी 1000 रुपए तक उसको मिल जाएगी, 1000-1200 में। 500 की भी मिल जाती है, 600 की भी मिल जाती है। सही। अच्छा, एक फार्मी मुर्गी है, एक देसी मुर्गी है, सर्दी में ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं, क्या इसकी वजह होती है? क्या गोश्त में बड़ा सख्त होता है या मजेदार होता है? मज़ेदार होता है, सूप यखनी वगैरह के लिए रखा जाता है। अच्छा, आजकल तो इसके पंजे भी सुने बिकते हैं। नहीं, पंजे हमने बेचे, पंजे वो इसके आज बिकते बिकते हैं। हैं, पंजे सूप के लिए और यखनी के लिए अच्छे होते तो हैं। वो उसका अलहदा से क्या हिसाब चल रहा होता है? यार वो कोई 100 में भी देता है, कोई 150 में भी देता है, कोई 200 में भी, हर किसी का अपना रेट है। सही है। और ये बताएं कि अभी जैसे जैसे अब दिसंबर करीब आ रहा है तो इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है? बेशक इजाफा हर साल होता है इसका, जैसे गर्मी आती है कम हो जाता है, जैसे सर्दी आती है ना इसकी डिमांड बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट हो गई या मुर्गियां हो गई, लेकिन अब जो मछलियां हैं जो सर्दी के अंदर सबसे ज्यादा इसकी भी डिमांड में इजाफा होता है। और इस वक्त जो ये पूरी मार्केट के अंदर मछली हमें दिखाई दे रही है, इस मछली से आप ये अंदाजा कर लें कि एक तो ये खूबसूरती इसकी और इसकी जो ताकत और विटामिन और प्रोटीन है इसके अंदर, तो लोग सर्दी के अंदर इसको भी जरा प्रिपेयर करते हैं। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जी अब तवानाई अपने अंदर अगर आप चाहते हैं तो इस चीज़ को प्रिपेयर करें। तो माशाल्लाह बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं मछली का। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताएं कि कौन कौन सी मछलियां आपके पास है, पहले सारी गिनवा दें। वो भी है। आपको ना असल में पब्लिक को पता नहीं होता तो या तो इशारे से बताएं या ऐसे दिखाएं कौन सी क्या। ये जी कौन सी है? अच्छा, ये रहू है, रहू मीठा पानी की मछली है, बहुत बड़े साइज की। कितने किलो की होगी? 4.5 किलो की होगी। 4.5 किलो की मछली होगी। क्या कीमत है जी मार्केट में? ये इसकी 800 रुपए किलो है। 800 रुपए किलो है, तो ये समझे जी 3200 रुपए की मछली है। बेहतरीन हो गया। और ये कौन सी मछलियाँ रखी हुई हैं? पापलेट है, सुरमई है, अच्छा, ये जरा ये सबसे ज्यादा कौन सी चलती है, पब्लिक कौन सी मछली पसंद करती है? ये वाली आगे वाली जी एक मछली जरा उठा के दिखाए। बड़ी वजनी मछली है, बड़ी मछली है। ये क्या एक कांटा होता है इसके अंदर? इसमें कांटा होता है, बहुत सारे होते हैं हाँ, थोड़ा या जो एक कंगी की तरह एक सिंपल बीच में से इसके अलावा कांटा होता है इसमें। अच्छा, वो मछली कौन सी है जिसमें खवातीन बड़ा पकाने में आसानी महसूस करती ये हैं? मछली है सुरमई। सुरमई मछली है और इसके अंदर एक कांटा सिंगल एक कंगी की तरह निकलता है। एक ही हड्डी होती है, इसके अलावा दूसरी हड्डी नहीं होगी। एक ही हड्डी होती जी है हाँ। और बारीक कांटे तो नहीं होते? बारीक कांटा नहीं होता, बारीक कांटा इसमें होता है। हम ग्राहक को भी बता के देते हैं। बता देते हैं आप। जी हाँ। झींगे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे और बड़ा सीजन इनका आया हुआ होता है। झींगा लाला, ये झींगे ये बड़े फ्रेश झींगे बहुत बिल्कुल अभी आए, समझ लो आधा एक घंटा हुआ हुआ लाए हुए। और बड़े साइज में भी बड़े। जी हाँ। क्या किलो चल रहे हैं? 1500 रुपए किलो है। 1500 रुपए। जी। सही है। अच्छा, इनकी भी कोई अकसाम नाम होते हैं? हाँ, इनका ये जेरा है जेरा और करली होता है, पटास होता है, अच्छा, टिड्डी होता है, वो अभी आ नहीं रहा है। मौसम सरमा में आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई मुर्गी खाओ, मछली खाओ, झींगा खाओ, क्या क्या तो ऐसी चीज है कि ये 12 महीने खानी चाहिए। सही है। गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी आए, तूफान आए। पापलेट मछली भी दिखा दें जी। ये 3000 रुपए किलो और ये मतलब देखने में दोनों एक जैसी हैं और कीमतों में आधा हाथ का फर्क क्यों है? ये छोटी है, वो बड़ी है। अच्छा, और टेस्ट सेम होगा, गोश्त एक जैसा है? ये किलो में 6 दाने चलेंगे, 4 दाने चलेंगे। अगर दोनों मछलियों को एक साथ दिखा दें ताकि अंदाजा हो जाए कि भाई ये 1500 रुपए किलो है नाजरीन, ये 3000 रुपए किलो है। यानी आप देखें कि डबल हो गई ये कीमत। और सिर्फ जो शौकीन है, जो समझते हैं इस मछली की क्या इफादियत है, वो उसके हिसाब से उसको खरीदते हैं, लेते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा साइज में इतना फर्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी इनके अपने रेट्स हैं। क्या ये रेट आप लोग खुद तय कर रहे हैं या डिमांड के हिसाब से बढ़ता जा रहा है? पीछे से भी महंगी आ रही है। ये देसी मुर्गियां जो कि पब्लिक की डिमांड बनती जाएगी और मजीद जैसे जैसे मौसम सरमा आएगा। एक साहब मौजूद हैं, खरीदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह देसी अंडे भी रखे हुए हैं, देसी मुर्गियां भी हैं, तो पसंद भी होते हैं लोगों को?
आपकी भी शौकीन है खरीदारी में? जी जी जी, मैं बहुत शौकीन हूँ और मैं बहुत दूर से ही लेने आता हूँ। इधर देसी मुर्गी और देसी अंडे इधर बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, वैसे चूंकि कराची में गर्मी ज्यादा रहती है इसलिए लोग देसी अंडे अवॉइड करते हैं, लेकिन अब जो ये नवंबर का एंड है, दिसंबर का आगाज और फिर पूरा जनवरी, तो लोग जरा कहते हैं यार सर्दी है तो इसको एंजॉय भी करो। जब ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, रेट बढ़ा देते हैं फौरन। रेट बढ़ा दिए, कहाँ तक पहुँचा दिए? 1050 मुर्गी का रेट हो गया है। अच्छा। और 650 रुपये दर्जन अंडे हो गए। 650 रुपए दर्जन देसी अंडे। अच्छा, आप चूंकि हर किस्म के अंडे ही खाते हैं, फार्मी भी देसी भी, फर्क महसूस होता है खाने के बाद? बस खाने के बाद एक वो है आदत बनी हुई है। ये हमारा जहन हो गया है जी देसी खा लिया, देसी खा लिया। हाँ, बस ऐसा भी हो गया, ऐसा ही हो गया। लेकिन देसी मुर्गी के गोश्त में जरूर फील होता है। बिल्कुल फील होता है, 100% फील होता है इसमें। सही है। और फार्मी मुर्गी से इसका गोश्त जरा बेहतर भी होता है। अच्छा, चूंकि कराची में हर जगह ही नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार ये सब कॉमन है। यखनी वगैरह बहुत अच्छी बनती है इसकी। यखनी बहुत अच्छी बनती है। इन लोगों ने ये ट्रिक नहीं अपना ली है कि उसके जो दीगर अज्जा हैं, पंजे हो गए, मुर्गी का पोटा हो गया, ये भी अलग से बिक रहा है? हाँ, ये तो बिकता होगा। ये भी अलग हो गया। ये भी अलग हो वरना पहले पूरी देसी मुर्गी किलो में मिल जाती जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो नाज़रीन इधर देसी अंडे भी आपको दिखाते हैं। 650 रुपए दर्जन, और शायद ये जूं हवा चलती जाएगी, सर्दी बढ़ती जाएगी, इसकी कीमत में भी इजाफा होता जाएगा। लेकिन सेहत के लिए, इंसान के लिए बड़े अच्छे हैं, बड़े कारआमद हैं। भाई से पूछ लें कि भाई ये 650 चल रहे हैं? जी भाई। और आगे मजीद बढ़ने गए चांस है? हाँ, वही पीछे तक आपको पता है, आप तो जानते हैं। पब्लिक ले रही है इंटरेस्ट के साथ? ले रही है क्योंकि एक नंबर अंडा ही है, मिश्री नहीं है। अच्छा, तो मछलियां हो, अंडे हो देसी, या देसी मुर्गियां हो, या ड्राई फ्रूट हो, इस वक्त पब्लिक के लिए मौसम सरमा में किसी सौगात से कम नहीं है। खाने वाले लोग चाहे महंगा है नहीं है, उन्हें इससे गर्ज नहीं है, उन्होंने खाना है। और जिस तरीके से एक दुकानदार ने बात की कि महंगाई अपनी जगह पर है लेकिन खरीदारी चल रही है, तो मार्केट में भी जो रश है, जो लोगों की खरीदारी है, वो दिखाई दे रही है। मूंगफलियां भी आगे जो है तैयार हो रही हैं, और मुख्तलिफ अक़साम की मूंगफलियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले हम सुनते थे लाल मूंगफलियां अलहदा होती हैं, वाइट वाली अलहदा होती हैं, आजकल बताएं क्या मामले चल रहे हैं? तो पारा चनार चल रही है और शक्कर चल रही है जनाब। अच्छा, ये ज्यादा लोग पसंद करते हैं, खाते हैं? पारा चनार ज्यादा शौक से खाते हैं लोग। दाने भी बड़े होते हैं? दाने भी इसमें होते हैं, 3-4 दाने निकलते हैं। क्या कच्ची मूंगफली यानी जो बगैर भुनी हुई है उसकी प्राइस अलहदा है और ये इसकी अलहदा है, सेम है? नहीं, प्राइस में फ़र्क है। वो कच्ची जो 1000 रुपये किलो है और भुनी भी जो है 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये किलो, 300 रुपये पाव। और अभी जैसे जैसे हवा चलेगी तो शायद ये कीमत और बढ़ जाए। अभी 1500 रुपये 2 दफ़ा बोरी में हवा चलने से बढ़ गए, 3000 रुपये बोरी पे बढ़ चुके हैं अभी तक के। आप देखें जी, हवा चलने से कह रहे हैं पूरी बोरी पे 1500 रुपये बढ़ गए। 2 दफ़ा बढ़ गए, 2 दफ़ा बढ़ गए। तो खैर, हवाएं तो चलनी है, जहन बना लें कि ये आगे कीमत इसकी बढ़ जानी है। कितना फर्क दिखाई दे रहा है कीमतों में पिछले साल की निस्बत? 50%। 50% मजीद बढ़ गई और आगे भी बढ़ने का इम्कान है? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये ज़रूरी आइटम भी हैं बच्चों के लिए भी, घर वालों के लिए भी, और ज़रा दिल भी चाहता है जब मौसम सरमा की हवाएं चलती हैं तो कैसे फिर इंसान क्या सिर्फ मूंगफली पे ही गुजारा करे, बाकी चीज़ें ना खरीदे? ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें खरीदना चाहिए, लेकिन विल पावर होना चाहिए आदमी के अंदर ना। सही है। तो क्या अब ये जो खाना पीना है, ये कैसे अमीरों की हद तक रह जाएगा आगे चल के? अमीरों की हद तक ही रह जाएगा। सही है। और गरीब और मिडिल क्लास लोग जो हैं वो कम तादाद में ले लें। कम। चलो भाई, सर्दियां हैं तो एक शौक पूरा हो जाए। शौक पूरा हो जाए। मौसम सरमा में तमाम ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ मूंगफली का अपना ही एक मजा है, और सबसे ज्यादा इसकी डिमांड, खरीदारी और इस्तेमाल में लोगों का ज़ौक़ व शौक देखा जाता है। तो आज प्रोग्राम आवाज में हमने मौसम सरमा में लोगों को जो एहतियाती तदाबीर सेहत के हवाले से रखनी है वो भी बताई, साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी बात की, और सबसे अहम ये कि ड्राई फ्रूट बेशक कितना भी महंगा हो, लेकिन लोग चाहे कम तादाद में सही, लेकिन अपने शौक के लिए, अपनी फैमिली और अपनी सेहत के लिए इसका जरूर इस्तेमाल रखते हैं। तो इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक, ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।